हेलो एवरीवन। हमारा जो टॉपिक था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इससे पहले हमने देखा था व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, social differentiation and difference between social differentiation and social stratification, and then next characteristics of social stratification. After that types of social stratifications, and our last topic था जो था major forms of social stratification. और today we will discuss theories of social stratification. तो थ्योरीज किसी भी जब विषय के बारे में हम सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत हमें उस विषय या उस टॉपिक जिसके सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं उसे समझने में हमारी एक जो सामान्य जो जानकारी होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करता है। तो उस स्ट्रेटिफिकेशन से जुड़ी हुई हमारी मुख्य रूप से 4 थ्योरी है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फिर देखते हैं फंक्शनल थ्योरी, और उसके बाद हम देखेंगे थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर कि मैक्स वेबर का जो थ्योरी से संबंधित जो सिद्धांत है स्ट्रेटिफिकेशन के लिए, उनके क्या विचार थे, उन्होंने किस प्रकार इसे एक सिद्धांत के रूप में व्याख्या की है। और उसके बाद हम इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य सिद्धांत है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संघर्ष का सिद्धांत या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये जो सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो हमें ये बताएंगे कि स्त्रीकरण का क्या कारण है, इसके स्त्रीकरण का क्या कारण है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, और ये किस प्रकार समाज में अपना कार्य करता है, और क्यों ये अभी भी समाज में कंटिन्यू है। ऐसे ही जो कुछ प्रश्न हैं जो हमारे माइंड में आते हैं, उनका उत्तर हमें जब इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या संघर्ष का सिद्धांत। जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है सोसाइटी में, वो सबसे पहले जो जिसके प्रतिपादक के रूप में हम कार्ल मार्क्स है, जो काफ़ी अग्रणी है और जिनका नाम जहाँ पे भी संघर्ष का सिद्धांत आता है वहाँ पे निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स का नाम जरूर आता है। तो उन्होंने जो समाज में स्त्रीकरण है उसके पाए जाने के लिए उनका जो मानना था कि सबसे समाज में जो स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, उसका मुख्य कारण केवल और केवल सामाजिक स्त्रीकरण को मानने के लिए उन्होंने संघर्ष को माना है। उनका मानना है कि केवल एक ही कारण है जो कि समाज में स्त्रीकरण का आधार है, और उसे उन्होंने संघर्ष के रूप में व्याख्या की है। इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी उनकी जो मुख्य बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया है, और वे लिखते हैं कि आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए हैं उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यहाँ पे हमने क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरी थी उसकी बात कर रहे हैं। जो मार्क्स की क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी थी, उनका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक युग में सामाजिक वर्ग मौजूद रहे हैं और उनमें निश्चित रूप से आपस में संघर्ष रहा है। जब हम उनका हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म देखते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद, तब हम देखते हैं कि उन्होंने देखा, उसमें उन्होंने अध्ययन किया कि किस प्रकार समाज में दो भाग निरंतर कार्य करते हैं और वो एक दूसरे से संघर्ष के द्वारा एक समाज से दूसरे समाज में परिवर्तन होते हैं। प्राचीन समय में हमने देखा कि स्वतंत्र और दास थे, फिर कुलीन और अकुलीन, फिर सामंत और अर्धदास, और उसके बाद अपने वर्जुआ और पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग रहे हैं। वर्तमान में जो पूंजीवादी समय है उसमें जो वर्जुआ है, जो पूंजीपति है, उसका दूसरा है जिसे हम श्रमिक की कह रहे हैं, वो सर्वहारा भी उसी
कहा गया है। मुख्य रूप से ये दो वर्ग सभी समाजों में कार्य करते हैं और उनमें सदैव संघर्ष होता है। और इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें जो उच्च वर्ग होता है, जो हायरार्की में जिसने अपना ऊंचा स्थान रख रखा है, वो सदैव निम्न वर्ग या जो उससे कम हायरार्की में होता है उससे हमेशा ही उसका शोषण हमेशा किया जाता है, या उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जाता है। वर्गों का जन्म उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व अथवा अस्वामित्व के आधार पर होता है। यहाँ पे मार्क्स ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्ग तभी ही पैदा होते हैं, तभी उत्पन्न होते हैं जब दो वर्गों के मध्य जो साधन है, जो सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं उनके लेके, उनके ओनर को लेके, उनके स्वामित्व को लेके, उनके आधार पर उनमें दो वर्गों का एक वर्ग वह होता है जो कि स्वामित्व संसाधनों पर अपना स्वामित्व रखता है, और दूसरा वर्ग वह होता है जो कि जिसका कि संसाधनों पर स्वामित्व नहीं होता है। और ये दोनों वर्ग एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जिसका उत्पादनों के साधनों पर स्वामित्व होता है वह होता है उच्च वर्ग, और जिसका स्वामित्व नहीं होता है, जो संसाधनों से उसके स्वामित्व से वंचित रहता है, वो होता है निम्न वर्ग। वर्गों का स्वरूप उत्पादन के ढंग पर निर्भर करता है, और उत्पादन का ढंग भी इस बात पर निर्भर करता है कि वह समाज में जो प्रौद्योगिकी है वो कौन से स्तर पर है। मार्क्स की रुचि वर्गों के विकास में थी। बोटोमोर ने कहा है कि मार्क्स सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन लाने में वर्गों की भूमिका में रुचि रखता है। वर्तमान में जो हम मॉडर्न सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, उनमें जो अभी वर्ग संघर्ष चल रहा है वह किन दो क्लासों के बीच में हो रहा है? एक तो बर्जुआ में और दूसरा सर्वहारा में। बर्जुआ वर्ग है वो अधिकांश संसाधनों पर अपना स्वामित्व रखे हुए है, और जो श्रमिक वर्ग है वो जिसके उनका स्वामित्व पे संसाधनों पर स्वामित्व नहीं है। श्रमिक वर्ग है वो इस शोषण का विरोध करता है, परंतु जो पूंजीपति है उनके पास अपनी आर्थिक शक्ति होती है जिसके आधार पर वो राजनीतिक शक्ति को भी धारण करके रखते हैं, और श्रमिकों के विरुद्ध थोड़े समय के लिए दमन कर देते हैं। और किंतु उद्योगों को एक स्थान पर केंद्रीकरण होने, यातायात के साधनों का विकास होने, पूंजीपति एवं श्रमिकों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक दूरी के बढ़ने आदि के कारण श्रमिक वर्ग में एकता एवं चेतना की वृद्धि होती है, और वे एकजुट होकर पूंजीपतियों से संघर्ष करते हैं और अंत में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार मार्क्स आर्थिक कारण को ही वर्ग का आधार मानता है, और वो कहते हैं कि मार्क्स के अनुसार वर्गों के जन्म में आर्थिक कारण ही प्रमुख है, और अन्य सभी कारण जो हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। मार्क्स का मानना है कि जो आर्थिक कारण है वो किसी भी समाज में स्त्रीकरण का मुख्य आधार है। इसके अलावा जो भी कारण होते हैं वो इससे प्रभावित होकर वो समाज में स्त्रीकरण को पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। धर्म, कला, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन, साहित्य, ये सब समाज की अर्थव्यवस्था से ही प्रभावित होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो संस्कृति है, जो धर्म है, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा ज्ञान, विज्ञान जो भी है वो सब सुपर स्ट्रक्चर है, अधोसंरचना है, ठीक है। जबकि मार्क्स श्रमिकों को अपने लक्ष्य के जागरूक एवं एकजुट होने का आमंत्रण भी देता है, और वह कहता है कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो, और तुम्हारी बेड़ियों के सिवा तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मार्क्स मजदूरों को धर्म से बचने के लिए कहता है, और क्योंकि उनके अनुसार धर्म को उन्होंने एक अफीम के रूप में, धर्म की जो व्याख्या है उन्होंने एक अफीम के रूप में की है, जिसका प्रयोग पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है अपने हितों की रक्षा के लिए। वह पूंजीपतियों से किस प्रकार का समझौता न करके अपनी बात कहने के लिए श्रमिकों को जागरूक करता है, और मार्क्स श्रमिकों की विजय के प्रति उनका जो विचार थे वो काफ़ी आशावादी थे। जब हम कन्फ्लिक्ट
जब हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करते हैं तो कुछ विद्वान जो इससे जुड़े हुए थे इसके अध्ययन से, उन्होंने उनका मानना था कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसके लिए केवल एक कारण ही नहीं है, उसमें आर्थिक कारण ही केवल प्रभावी नहीं है। केवल कॉन्फ्लिक्ट समाज में जो संघर्ष है वही केवल उसका एक कारण नहीं है, उसके अलावा अन्य भी बहुत से कारण हैं। इसलिए मार्क्स के इस सिद्धांत की कुछ आलोचनात्मक व्याख्या भी हमें यहाँ करनी चाहिए कि किस कारणों पर उन्होंने मार्क्स के सिद्धांत को, संघर्ष का जो सिद्धांत था जिसके आधार पर हम स्त्रीकरण की बात करते हैं, उसे अस्वीकार किया है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्क्स ने अपने सिद्धांत में आर्थिक कारणों की व्याख्या से अधिक महत्व दिया है, जिसे सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों की उन्होंने कम्प्लीटली अवहेलना की है, जो कि हमारे समाज के लिए सही नहीं है।